Hello aspirants, welcome to यूपीएससी विद्यालय. Myself Brendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है. मैं ब्रेंद्र यादव आज की क्लास में आप सभी लोगों को आमंत्रण करता हूं. स्टूडेंट्स, आज मैं एक आर्ग्यूमेंट की क्लास लेकर आया हूं. आपको पता ही है कि हम हमारे पेड बैचेस में जो 2025 के लिए मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स है वो करवाते हैं, और जो हमारा ये जो फ्रीली अवेलेबल क्लासेस रहते हैं जो हम अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं वहां पे मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाता हूं, है ना. जो पास्ट ईयर यूपीएससी में आए हैं वो करवाता हूं. और आज उसी क्रम में मैं एक ग्लोबल गवर्नेंस का टॉपिक लेकर आया हूं जो सीएपीएफ के एसी 2022 के एग्जाम में आया है. टॉपिक आज फॉर आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट देखेंगे. टॉपिक का नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट. ठीक है, इसका बिल्कुल हिंदी में अर्थ यह है कि यूनाइटेड नेशन की संस्थाएं काम की नहीं रह गई है, रिडंडेंट. ठीक है, तो इसको ऐसा टॉपिक चुना. आपको एक और चीज बता दूं, ये मैंने टॉपिक क्यों लिया है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से एक रिकरिंग थीम है. हर वर्ष कुछ ना कुछ पूछता है. अभी 24 में ही ग्लोबल पीस पे पूछा, ये 22 का है. तो आप देखोगे व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स. इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव डायस्पोरा पे पूछता है यूपीएससी. तो और ये आर्ग्यूमेंट ने पूछा है 2022 के. तो आप समझ लीजिए कि आर्ग्यूमेंट तो कंपलसरी है, दिया तो लिखना ही पड़ेगा. तो नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा. दूसरी चीज मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स, यूपीएससी के सीएपीएफ एसी में इस बार 357 सीट है, 357. देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. जो सबसे अच्छा करेगा उसी को सिलेक्शन मिलेगा, है ना. इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत यंगस्टर्स हैं, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा अपनी तैयारी में, है ना. वही रटाई रटाई चीजें करने से काम नहीं चलेगा. ठीक है, तो आइए अभी शुरुआत करते हैं. ये रहा टॉपिक आज का, है ना. मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरा लक्ष्य ये रहता है टॉपिक लाने का, ताकि आपको मैं एक कंटेंट बिल्डिंग में भी थोड़ा हेल्प करूं, और साथ ही साथ पास्ट ईयर ऐसा चीजें पूछ रहा है आपको अपडेट भी दूं कि ये सारे टॉपिक्स करके जाइए. और इस साल के जो भी बर्निंग थीम्स है वो मैं अपने क्लास में करवाई रहा हूं. ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आर्गुमेंट की क्लास है, आपको बता ही दिया था मैंने. तो टॉपिक है आज का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट. और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, सीएससी वाले बच्चे भी सीएपीएफ लिखने लग गए हैं, क्योंकि वहां पे ना सीसैट का पेपर बहुत टफ हो गया है. तो क्या है, वो भी बच्चे यहीं आ रहे हैं. तो जो लोग कोर्स सीएपीएफ दे रहे हैं, सिर्फ सीएपीएफ के भरोसे बैठे हैं, आप लोगों को मेहनत बहुत तेज करनी पड़ेगी. सीएससी के बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं. सीएससी में बहुत क्राउड जाता है, लाखों में क्राउड वहां पे भी जाता है. तो 300 तो सीट है, वहां से 3000 बच्चे आ गए यहाँ, तो कॉम्पिटिशन आपके हाथ से जाएगा. ठीक है, तो तैयारी का बहुत अच्छा लेवल बनाना पड़ेगा, है ना. कंपटीशन टफ हो रहा है, सरकारी नौकरियां कम होते जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो कंपटीशन इंटेंस है. मैं बता रहा हूं, इस राम भरोसे मत बैठिए, काम पे लगिए. इतना ही बोलूंगा. ठीक है, आइए. क्योंकि तो साल के एंड में फिर आपको निराशा होगी, क्या फायदा. मेरी बातें थोड़ी अटपटी लगेगी, तीखी भी लगेंगी, पर ये काम की है, आपका भला होगा उससे. तो आइए शुरुआत करते हैं. फॉर एंड अगेंस्ट. पहली चीज आपको पता है स्टूडेंट, मैं अपने क्लास में थोड़ा सा कंटेंट बिल्डिंग भी करता हूं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी समझाता हूं, ताकि आपको थोड़ा, बच्चों में देखा कंटेंट की कमी है तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो. तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. यूनाइटेड, आप देखिए, जब ऐसा टॉपिक लिख रहे हैं तो आपके डेप्थ होना चाहिए. आप जब डेप्थ नहीं होगा, डेप्थ होगा तभी तो अच्छे पॉइंट्स तभी तो दिखा पाओगे. तो क्या लिखोगे, क्या बहुत शैलो पॉइंट लिखोगे तो नंबर मिलेगा नहीं, है ना. सीएससी जो सिलसिले वाले बच्चे हैं वो आके बहुत बढ़िया पॉइंट लिख के निकल जाएंगे आगे. तो पहले डेप्थ भी होना चाहिए. तो मैं आपको बता दूं, बहुत बैकग्राउंड में चलते हैं इसके. आपको पता होना चाहिए कि जब क्या हुआ, सबसे पहले वर्ल्ड में आपको पता होगा 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था. 1914 में एक क्रम में आपको मैं बता देता हूँ. यहाँ पे 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ था, है ना. तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 होते ही 1914 में चालू हुआ, 1920 के लगभग में खत्म हुआ, और 20 में खत्म होने के बाद 1940 होते होते 2 ही डेकेड में, 20 सालों में, सिर्फ 20 साल के गैप में, है ना, 20 ईयर्स के गैप में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, 1939 में चालू हो गया. ठीक है, तो आप ये देखिए, अब हम लोग, आपको बताइए 1947 में आज़ाद हुए हैं, तब से रेटली अभी तक हम लोग आज़ादी के पहले वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, हमारे आज़ादी से 2-3 साल पहले. तो आप देखेंगे तो उसके बाद वर्ल्ड में कॉलोनी खत्म हुई सारी. वर्ल्ड में कॉलोनीज खत्म करने के लिए भी लास्ट आप देखोगे कॉलोनीज से फ्री होने वाला अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका. ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं, नेल्सन मंडेला का रोल पता ही है आपको, है ना. पूरी वर्ल्ड में कॉलोनीज फ्री होने के लिए कितना मूवमेंट चला वर्ल्ड वॉर के बाद, आपको पता ही है. तो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ. वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ ना, इसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया.
यूनाइटेड नेशन से पहले एक संस्था थी लीग ऑफ नेशंस। अब ये लीग ऑफ नेशंस का क्या प्रॉब्लम था? लीग ऑफ नेशंस, इस लीग ऑफ नेशंस में ये प्रॉब्लम था कि ये लीग ऑफ नेशंस तो बना, पर जो विनिंग फोर्सेस थे, जो वर्ल्ड वॉर में जो दो गुट लड़ रहे थे, जो उसमें से जीत गए, उन लोगों ने लीग ऑफ नेशंस बनाया। अब वो लीग ऑफ नेशन ना वर्ल्ड के अंदर जस्टिस नहीं ला पाया, है ना, इंसाफ नहीं ला पाया। तो जो लोग हार गए थे वर्ल्ड वॉर 1, उनके ऊपर ही सारा थोप दी गया जिम्मेदारी, लड़ाई का जिम्मा पूरा उन पे थोप दिया गया, और उनको कर्जे में या एक हिसाब से निराशा में या एक हिसाब से बेइज्जती का एहसास हुआ। तो उसी से तो आप देखोगे वर्ल्ड में फिर फार राइट विंग्स का जन्म हुआ, नाजी, है ना, फासिस्ट फोर्सेस का, नाजी जर्मनी का, फिर वहां से जन्म हुआ। क्योंकि क्या है, जब अत्याचार होता है तो उसके काउंटर पे भी लोग खड़े होते हैं, है ना, फिर वो और खतरनाक रूप लेता है ना। तो ये वर्ल्ड वॉर को 1 और 2 का जो एक्सपीरियंस था वर्ल्ड में, जो एक दो चीजों को ये देखा, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था पूरे वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड की पूरी दुर्दशा ही बिगड़ गई 2 वॉर में। वर्ल्ड की सोच, सब सारे इस चीजों का बहुत असर पड़ा लोगों पे, खास करके वेस्ट में। और आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर का ही तो परिणाम था कि वर्ल्ड में कॉलोनीज भी खत्म हो गई, इंडिया से कंट्री को भी आजादी जल्दी मिली, है ना। तो उस चीज ने वर्ल्ड में एक जस्टिस बेस्ड सिस्टम बनाने की नई मुहिम छिड़ी गई, ठीक है। वहीं से जन्म हुआ लीग ऑफ नेशंस। सॉरी, लीग ऑफ नेशंस के बाद वहीं से जन्म आया कि भैया अब तो ये ऐसी चीजें करने से काम तो नहीं चलेगा। तो वर्ल्ड को अब एक फेयर जस्टिस सिस्टम, फेयर हो, जस्ट हो, वैल्यू बेस्ड वर्ल्ड हो, है ना, सब लोगों की इक्वल भागीदारी हो, ग्लोबल गवर्नेंस में सब लोग एकजुट होकर मिलजुल के काम करें, तो शायद वर्ल्ड में ऐसी चीजों को रोका जा सकता है। ऐसी भावनाएं वर्ल्ड में उस टाइम इस बारे में काफी विचार हुआ, विमर्श किया गया, और फाइनली यूनाइटेड नेशंस का स्थापन किया गया। आपको पता ही है, आप देखोगे तो आपका देखोगे तो मिड 40s में आप यूनाइटेड नेशंस आ गया पावर में। अब ये बन गया, है ना। अब क्या है, अब ये टॉपिक है यूनाइटेड नेशन। ये आपको मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दिया। अब ये तो बन गया, अब ये बन गया, पर आपको इसमें भी पता होना चाहिए। अब ये टॉपिक दिया है, ये थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं, फिर अभी इसी पे टॉपिक पे आएंगे। ये मेरे ख्याल में एक ब्रीफ आपको बैकग्राउंड मैंने दे दिया, और जो भी स्टूडेंट में टॉपिक बताता हूं आप लिखा करो, वो हमेशा रहेगा आपके पास। ऐसा कुछ भी पूछता है, क्योंकि वर्ल्ड में अभी भी बहुत टर्मोइल चल रहा है, गाजा है, यूक्रेन है, सीरिया है, आप देख ही रहो क्या चल रहा है। तो अभी भी रिलेवेंट है, ये सब चीजें पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट बना के चलो। अब क्या हो रहा है, ये बन गया। अब ये बनने के बाद आपको पता होना चाहिए यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस, एक तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूनाइटेड नेशन काउंसिल बना, दूसरा बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन असेंबली बना एक, और एक काउंसिल बना यूनाइटेड नेशन असेंबली, जिसमें सारे ही वर्ल्ड की कंट्रीज यूएन की मेंबर कंट्रीज बनी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये बन गई चीजें। अब इसमें आप देखो यूनाइटेड नेशन असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और तमाम स्पेशलाइज एजेंसी बनी, WHO और तमाम यूनेस्को, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। एक इसमें आप देखोगे ये तो 2 मेजर एजेंसीज बनी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ICC हो गया, उसके बाद अनक्लॉस, अब कितनी तमाम संस्थाएं बनी हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, UNCD, ठीक है। उसके बाद आप WHO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी, जो इसके एक बोले तो एक तो यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है, उसका एक स्पेशल आर्म भी है, उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बना गया, ताकि वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड एक ऐसे जॉइंट ऐसा होल काम करे, वर्ल्ड के अंदर बहुत बढ़िया गवर्नेंस चले, और हर जगह जस्टिस बोले, फेयर बोलना एक बोल सकते हैं आपकी, हर जगह वैल्यू बेस्ड वर्ल्ड बने, जस्टिस बेस्ड वर्ल्ड बने, है ना, और एक इक्विटी बेस्ड वर्ल्ड बने, सब लोग साथ में आए, वर्ल्ड में डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा बढ़े, है ना, प्रगति हर क्षेत्र में फैले। ऐसा कार्य यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद करने का सोचा गया। पर आप देखोगे यहां पे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 वीटो मेंबर आ गए। अब वहां से तो अच्छा हुआ, लीग ऑफ नेशंस से तो अच्छा हो गया, पर अब पिछले बनने के बाद से आप देखोगे, आप 70-75 वर्ष में कोई बहुत बड़ा युद्ध तो वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ है, पर आज के डेट में देखोगे अब जाके उसका चैलेंजेस दिखना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए टॉपिक बनाया है यूपीएससी ने टॉपिक इसीलिए तो बनाया है, हाँ, कि यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम रिडंडेंट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैज बिकम रिडंडेंट, ठीक है। तो इसीलिए टॉपिक दिया गया है, क्योंकि जब यूपीएससी देखता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, वर्ल्ड में चलन ऐसा बन रहा है, तो यूपीएससी पूछता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अब यहां से हो क्या है, अब ये हमने मोटे तौर पे समझ लिया बैकग्राउंड। अब आइए बात करते हैं फॉर, क्यों ऐसा लगता है कि भैया यूनाइटेड नेशंस
ऑर्गेनाइजेशन रिडंडेंट हो चुका है। तो पहले हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया आज का ही वर्ल्ड निकाल के हम देख लें, है ना। तो आप देखोगे, आप बोल सकते हो सीरिया कॉन्फ्लिक्ट को यूएन नहीं रोक पाया, उक्रेन रशिया एग्रेशन में, ठीक है, यूएन तो दिखा ही नहीं, कहाँ है पता ही नहीं चला, ठीक है। सिर्फ नाटो, यूरोप, यूएस, यूएन तो किसी ने देखा ही नहीं, कहाँ है, दिखाई दिया आपको यूएन? मेरे को तो लग रहा है कि यूक्रेन में कहीं भी और रशिया में कहीं दिखाई भी दिया यूएन। उसके बाद इजराइल गाजा में आप देख लो, यहां पे भी यूएन सिर्फ वो बोल सकते हो जो रिलीफ पैलेस्टाइन रिलीफ एजेंसी है यूएन की, जो खाना मुहैया कराती है, वहीं दिखाई दिया एड पहुंचाने में। उसके बाद कोई भी प्रस्ताव मेजर पास हो ही नहीं पाए, सारा वीटो मेंबर्स ने वीटो करते रहे गए। तो क्यों लग रहा है कि भाई रिडंडेंट हो गया? तो भैया जब ग्लोबल गवर्नेंस को सुधारने के लिए एजेंसी बनाई गई इतने बड़े पैमाने पे, है ना, तो आप देखोगे कि आज ये बड़े बड़े युद्ध जो चल रहे हैं उसमें तो यूएन दिख ही नहीं रह गई। तो ये एग्जाम्पल है, बहुत ही बर्निंग एग्जाम्पल्स हैं। सीरिया में आप देखो, आज पेपर में आया है 1000 लोग कम्युनल क्लैशेस में मर गए हैं, 1000 जब से बशर अल असद जब वहां से फ्लड कर गए अपनी कंट्रीज को, अभी उसके बाद कम्युनल क्लैश चालू हुआ है, 1000 लोग का कम्युनल क्लैश में डेथ हुआ है। ये तो ऑफिशियल फिगर है, रियलिटी में क्या होगा वो तो पता ही होगा आपको। अब ये उक्रेन में देखो, आप इधर देखो, यहाँ पे यूएन कहाँ है पता ही नहीं। अब आगे आते हैं, आप बोल सकते हो कि 5 वीटो पावर्स हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। अब कोई प्रस्ताव जो रशिया को लगता है भाई मेरे अगेंस्ट है, वो पास होने नहीं देता है। यूएस को लगता है भैया ये मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो पास होने नहीं देता है। अगर आप देखोगे अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने तो यूएन के बहुत सारे एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं, है ना। यूएन जो एक फेयर बेस्ड, एक जस्टिस बेस्ड, एक फेयर वर्ल्ड बनाने की जो कोशिश थी, डोनाल्ड ट्रंप तो उसके बिल्कुल विपरीत ही जा रहे हैं, है ना। एक कनेक्टेड वर्ल्ड बनाने की कोशिश हो रही थी वर्ल्ड में, अब तो वो अब आइसोलेटेड वर्ल्ड बन रहा है। मल्टीलैटरलिज्म है, मल्टीलैटरलिज्म से बाइलैटरलिज्म होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मल्टीलैटरलिज्म अब बाइलैटरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, या फिर इसको आप कह सकते हैं रीजनल ग्रुपिंग्स की तरफ जा रहा है ना। रीजनल ग्रुपिंग्स, है ना। आप देखोगे आज ब्रिक्स नेशंस, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं भैया ब्रिक्स का मैं डीडॉलराइजेशन के खिलाफ तो एक्शन ले लूंगा, सब पे टैरिफ लगा दूंगा, है ना। तो पहले आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 1 के पहले गन एंड इम्पोर्ट पॉलिसी चलती थी, गन एंड इम्पोर्ट पॉलिसी। या तो भाई मेरे अपने पोर्ट्स पे मेरे बोट्स लगवा के मेरा माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने दो, या तो मैं सीधा गन चलाऊंगा। पहले ही चलता था, है ना, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो अब क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कैसे $80 करोगे, ठीक है भैया मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो कहाँ है फेयर सिस्टम, है ना, वो कहाँ है, जस्टिस वाला सिस्टम है किधर? तो अब चैलेंज हो रहा है, ठीक है। अब वो अभी देखिए 5 यूनाइटेड नेशंस, आपको पता है ये जो 5 वीटो नेशंस है ये अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं, क्योंकि ग्लोबल संस्था का जो गवर्नेंस वो भी तो ग्लोबल होना चाहिए। पर ये 5 वीटो के अधिकार है कि भैया कोई प्रस्ताव आएगा तो ये रिजेक्ट कर देंगे। अब समझ के चलते हैं, हमारे पार्लियामेंट में कोई ऑपोजिशन प्रस्ताव लाना चाह रहा है, हाँ, पर समझ के चल जाते हैं स्पीकर प्रस्ताव लाने ही नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, तो बात ही नहीं चलेगी ना उस पर। तो ये 5 वीटो जो मेंबर है वो कुछ होने ही नहीं दे रहे हैं, तो वहीं खत्म, बात वहीं अटक जाती है। बड़ी बड़ी मुद्दों पे बातें वहीं अटक जाती है। कोई वर्ल्ड में कोई बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है और पूरा वर्ल्ड चाह रहा है कि भैया इसको टेररिस्ट डेजिग्नेशन दे दिया जाए, पर क्योंकि चाइना को लग रहा है कि भैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उसका एलाई है, तो चाइना उसको वीटो कर देगा और वहीं प्रस्ताव खत्म, वहीं पे टेररिस्ट को लगेगा लो भाई मैं तो हो ही नहीं पाया, अब मैं आराम से काम करूंगा अपना। तो ये भी चल रहा है। तो देखिए आप, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये पहले बात तो मैंने बर्निंग इश्यूज बताया, 5 वीटो पावर से बताया। मल्टीलैटरलिज्म आप देखोगे, क्योंकि अब इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि मल्टीलैटरलिज्म बायलैटरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या है, सारे नेशन एक जगह आएंगे। अब बायलैटरलिज्म का मतलब क्या है, मैं पावर हूं, सुपर पावर, अब मैं किसी एक नेशन से बात करूंगा तो मैं तो बहुत ताकतवर देश हूं, तो वो कमजोर है तो मैं उसको दबाऊंगा अपने हिसाब से। आप देखोगे बीच में ओवल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के प्रेसिडेंट गए थे और डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे थे साथ में। तो अब वो यूएस तो बहुत पावरफुल कंट्री है, तो यूक्रेन का प्रेसिडेंट क्या कर लेगा, ज़ेलेंस्की की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको पता है मजबूरी है, तो ये बायलैटरलिज्म हो रहा है। पर अगर पूरा यूएन भी मिलके यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा तो वो अपने हक की बात तो कर पाएगा ना, तो वो हो रहा नहीं है। इसी को कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म टू बायलैटरलिज्म, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉब्लम है। अब देखोगे आप, अफ्रीका का प्रेजेंटेशन ही नहीं है यूएन में। यूएन के मेंबर कौन है, 5 वीटो मेंबर, आपको पता होगा, उसमें अफ्रीका का कोई मेंबर है ही नहीं। अभी इंडिया भी एक दावेदार माना जाता है, इंडिया के क्रेडेंशियल्स भी अच्छे हैं, पर इंडिया भी कहीं नहीं है इसके अंदर, है ही नहीं, वीटो में इंडिया भी नहीं है।
क्रेडेंशियल्स होने के बावजूद। तो ये हमने 4-5 पॉइंट निकाल दिया, सारी ज्योग्राफी से भी पॉइंट्स। ये ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं है हर जगह का, ये भी हम बोल के बता सकते हैं कि ये सब चीज़ों को देख के लगता है। और आज वर्ल्ड में आप देखोगे, वर्ल्ड में जो पॉवर्टी का लेवल है, वर्ल्ड में आप अभी भी देखोगे आप एथनिक क्लैशेस अफ्रीका में कितने हो रहे हैं, वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, वर्ल्ड में अभी भी पॉवर्टी बढ़ रही है ना, क्लाइमेट डिग्रेडेशन कितने मैसिव लेवल पे हो रहा है, डिप्लोमेसी अब हो रही नहीं है, अब रीजनल ग्रुपिंग पे बात करने लग गए लोग, तो वर्ल्ड फिर से आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब तो दर्शाता है ना कि वर्ल्ड अभी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर की वर्ल्ड के अंदर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स चल रहे हैं आजकल। हर देश, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भरता, तो सारा ही वर्ल्ड अगर हर एक देश ही आत्मनिर्भरता करने लग जाएगा तो ग्लोबल ट्रेड क्या होगा? जीरो। और आपको पता है ट्रेड व्यापार तो आपका जो सही है मैं आपसे ले लिया, आपको जो मेरे से तो मैंने आपको दे दिया, उसी से ट्रेड बढ़ता है। तो प्रोटेक्शनिस्ट मतलब वर्ल्ड में बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि भैया हाँ, ग्लोबल ये यूनाइटेड नेशन की संस्थाएं बेकार हो चुकी हैं। अब आते हैं अगेंस्ट, दूसरी अब आते हैं इसके ऊपर अगेंस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं ये तो हमने देख लिया एक साइड, अब दूसरी तरफ का कहानी सुनते हैं कि भैया आप देखोगे अभी कोविड आया था, WHO ने कोविड को वर्ल्ड में कोविड फैलने से रोका है। तो आज समझ के चलते हैं, अगर WHO नहीं होता तो कौन दवाइयां बनाता था गरीब देशों के लिए? चलो जो तो पावरफुल, जो साइंटिफिक एडवांस कंट्रीज हैं उन्होंने तो कर लिया, पर जो गरीब है वो क्या करते हैं? तो ऐसा नहीं है भाई, WHO कोविड में इतना बड़ा काम किया, पर वर्ल्ड को महामारी से बचाया। आप देखोगे स्मॉल पॉक्स हो गया है ना, पोलियो हो गया, इसके लिए तो UN ने तो बहुत काम किया है ना, WHO की संस्था ने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किया ना। उसके बाद आप देखोगे वर्ल्ड में आज भी गवर्नेंस का, डिप्लोमेसी का, भले और भी रीजनल ग्रुपिंग्स आ गई हैं, ब्रिक कंट्रीज आ गई हैं, एशियान आ गया है और शंघाई कॉर्पोरेशन आ गया है, बाकी तमाम कंट्रीज आ गई हैं, फिर भी UN को ही बदल देने वाला या UN को रिप्लेस करने ही वाला कोई ऐसा मेजर संस्था थोड़ी है। अभी भी UN, आप देखोगे UN अभी भी डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा बिंदु है, बहुत बड़ा केंद्र है ना, वर्ल्ड का बिगेस्ट केंद्र अभी वही है। चैलेंजेस तो है, पर अभी कोई भी नेशंस UN को रिप्लेस करने के लेवल पे थोड़ी हुआ है कि भैया ब्रिक्स आज UN को थोड़ी बदल सकता है, शंघाई थोड़ी बदल सकता है, एशियन थोड़ी बदल सकता है, रीजनल ग्रुपिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पर भी UN का जो अभी भी जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा मैसिव है। और आप देखोगे, ठीक है, आप देखोगे 70-75 साल तक तो कोई अभी युद्ध हुआ नहीं है। 45 के बाद देखोगे आप 45 to 55 साल ये हो गए, 80 साल हो गए। 80 ईयर्स में आप देखते हो, 80 ईयर्स के अंदर एक रिलेटिवली स्टेबिलिटी है वर्ल्ड में, रिलेटिवली पीस है, रिलेटिव पीस है वर्ल्ड के अंदर, है ना। 80 साल तो रिलेटिवली एक पीस चल रहा है वर्ल्ड में अभी भी, है ना, कोई महायुद्ध का ऐसा माहौल तो बना नहीं है। और आप देखोगे इन यूनाइटेड नेशन संस्थाओं का एक्सपीरियंस भी वास्ट है। अब आप देखोगे जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर चला रशिया और US के बीच बहुत सालों तक, है ना। कोफी आनन आपने सुना होगा, बहुत बड़े UN के जो बहुत बड़े सेक्रेटरी जनरल रहे हैं वो, तो उस टाइम में कोल्ड वॉर एरा जो ऐसे यूनाइटेड नेशन ऐसे संस्था का कोल्ड वॉर एरा का भी टाइम देखा है यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थाओं ने। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। वर्ल्ड एक टाइम लग रहा था कि US और रशिया वर्ल्ड में फिर से बहुत बड़ा युद्ध होगा, लड़ेंगे और खत्म हो जाएंगे, पर क्योंकि यूनाइटेड नेशन संस्था बनी हुई थी, उन्होंने वर्ल्ड को गवर्न 70 साल तक रोका है लड़ाइयों को होने से। आज दुर्दशा थोड़ी बिगड़ रही है, पर 70 साल संभाला, उसका भी तो जिक्र करना पड़ेगा हमें, है ना। तो आप ये बता सकते कोल्ड वॉर एरा जैसा भी टाइम देखा है ना। तो ऐसा नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये एक मल्टीलैटरलिज्म का केंद्र है ना, ये वर्ल्ड गवर्नेंस की बॉडी है ना, यहां पे सारे ही मेंबर्स इक्वल हैं, सारे मेंबर एक सोवरेन स्टेट है ना, और सारे ही अपने अंदर सोवरेन कंट्रीज हैं, तो कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। वो तो केवल डिप्लोमेसी की बात करने की और समझौता करने का केंद्र है, उसके पास पावर थोड़ी है पनिश करने का, समझ रहे हैं आप। तो यूनाइटेड नेशंस का भी पावर का भी एक लिमिटेड ही दायरा है ना, है कि नहीं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा, सारे सोवरेन स्टेट्स हैं, उसका भी एक लिमिटेड, देखिए पावर तो है, पर वो पावर भी एब्सोल्यूट नहीं है ना, पावर भी एक लिमिटेड लेवल तक ही है, ठीक है। वो रिप्रिमांड कर सकता है, बोल सकता है, वो मुद्दे को UNSC में भेज सकता है,
आईजेसी में भेज सकता है ना, आईसीसी में भी भेज सकता है, पर अल्टीमेटली यूएनएससी जैसे लोगों को भी तो एक्शन लेना पड़ेगा। यूनाइटेड सेक्रेटरी काउंसिल में जो 5 वीटो बैठे हैं उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसकी तो एक लिमिटेशन है ना, उसको तो उसका पावर बढ़ाने की जरूरत है ना। तो ये हमने स्टूडेंट देखेंगे, आप बड़े अच्छे पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब अभी आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अब हम इसको देखते हैं लिखेंगे कैसे। हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि भैया हम ये ना बैकग्राउंड से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि यूएनएससी बनाया क्यों गया था। तो आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड वॉर, जो 2 बड़े वर्ल्ड वॉर हुए, तो वहां से यूनाइटेड नेशन संस्था को पावर मिलाने की सोचा गया, जस्टिस बेस्ड, वैल्यू बेस्ड वर्ल्ड बनाने की कोशिश की गई, और इसीलिए यूनाइटेड नेशन संस्थाओं का गठन किया गया। फिर क्यों ऐसा लगता है कि आज यूनाइटेड नेशन रिडेंडेंट हो चुका है, तो आप ये एग्जाम्पल बताइए। 5 ये जो महायुद्ध हो अभी चल रहे हैं इनका जिक्र करिए। 5 वीडियो मेंबर जो अपना इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म से बाइलैटरलिज्म से रीजनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अफ्रीका जैसे कंट्रीज का भी रिप्रेजेंटेशन आज नहीं है ना, और वर्ल्ड में तमाम प्रोटेक्शनिस्ट मेजर चल रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी अभी भी वैसे ही बढ़ रही है, इनइक्वालिटीज बढ़ रही है वर्ल्ड में। तो ये मुद्दा आप लेके बोल सकते हैं कि भैया लग रहा है कि ऐसा है। बाद में अगेंस्ट में हम बात करेंगे कोविड, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, यूएन वर्ल्ड में अभी भी डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा केंद्र है, कोई उसको रिप्लेस कर नहीं सकता। 80 साल तक रिलेटिव पीस है, उसका काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, 80 साल का कोल्ड वॉर जैसा टाइम भी यूएन ने देखा हुआ है। फिर वो सारे सोवरेन स्टेट्स है, उसकी भी एक लिमिटेड है ना, मेन पावर तो यूएनएससी के अंदर है। अब ये हमने फॉरेन अगेंस्ट 4-5 पॉइंट यहाँ बढ़िया, 4-5 पॉइंट वहां बढ़िया। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हम इसको कंक्लूड कैसे करें। अभी हमने तो बता दिया भैया कि अच्छा भी है बुरा भी है, अब इसको कंक्लूड कैसे करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन किया, अच्छा क्या है बुरा क्या है, अब आता है बात कि भैया इसको खत्म कैसे किया जाए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए स्टूडेंट्स कैसा होता है। अब ये मैंने बताया सारे सोवरेन स्टेट्स का एक ग्रुपिंग्स है। अब इनका तो एक लिमिटेड दायरा है ना, और कोई भी संस्था उस समय का, उस करंट वर्ल्ड का जो विचारधारा होती है उसी पर निर्भर करता है वो कैसी संस्था बनी है। आज हमारे पार्लियामेंट को आप देख लीजिए, पूरे इंडिया से लोग आते हैं, बहुत शोरगुल्ला, बहुत शोर शराबा होता है ना। बहुत बार आप सुना होगा अपोजिशन कहता है कि हमको तो बात करने नहीं दिया जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि भैया स्पीकर कह रहे हैं कि अपोजिशन काम ही नहीं करना चाहता है ना। सरकार बोलती है कि कुछ करना ही, अपोजिशन कुछ करने ही नहीं दे रहा है हमें। तो कितना ड्रामा चलता है ना। पर क्या हम ये बोल सकते हैं कि भैया पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, पार्लियामेंट बेकार हो चुका है, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, पार्लियामेंट बंद कर दो, ऐसा हो सकता है कभी भी? कमियां खामियां हैं पर जरूरत भी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और संस्थाएं रिफॉर्म करने से ही अच्छी रहती हैं। अगर आप रिफॉर्म नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। तो रिफॉर्म करना ही एक संस्था को पुनर्जीवित करता रहता है ना। रिफॉर्म ही कांस्टेंट इज द ओनली चेंज, मतलब कांस्टेंट इज द परमानेंट थिंग इन लाइफ, कांस्टेंट चेंज इज द ओनली द परमानेंट थिंग इन लाइफ। तो वही चीज यहां पे भी लागू होती है। कांस्टेंट चेंज, रिफॉर्म्स एक इंस्टीट्यूशन की लाइफ को बढ़ा देती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि जो भी संस्था रहती है उस समय की विचारधारा, मानसिकता पे डिपेंड करता है वो संस्था कैसे चल रही है, कैसा काम कर रही है। यूएन जैसे संस्था की अभी भी बहुत जरूरत है इस वर्ल्ड को, है ना। यूएन का रिलेवेंस अभी भी बहुत ज्यादा है वर्ल्ड में, हाँ, पर उसमें रिफॉर्म आने की जरूरत है। और अफ्रीका का और इंडिया का यूएनएससी के जो रिफॉर्म्स है, यूएनएससी का जो रिफॉर्म्स है वो काफी समय से पेंडिंग है। वर्ल्ड ओवर इसका डिबेट चल रहा है कि इंडिया को कैंडिडेट देना चाहिए, रशिया पूरे एशिया को एक ही कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो सही नहीं है। तो एशिया से मेंबरशिप बढ़ना चाहिए, और अफ्रीका से भी मेंबरशिप बढ़ना चाहिए, और यूरोप से भी जर्मनी का भी मेंबरशिप बढ़ना चाहिए यूएनएससी के अंदर, ताकि बहुत बड़े बड़े मुद्दों भी बहुत ही फेयरली ट्रांजैक्ट हो पाए, उस पर काम हो पाए। ऐसा बोल के आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड अभी यूनाइटेड नेशन संस्था की बहुत रिलेवेंस है वर्ल्ड में, बहुत जरूरत है वर्ल्ड को, पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। और यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म करके इंडिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रियों को यूएनएससी को रिफॉर्म होना चाहिए, और इन कंट्रियों को उसमें मेंबरशिप देना चाहिए, ताकि वर्ल्ड का जो गवर्नेंस है, वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, वो इंप्रूव हो पाए। ऐसा बोल के आप अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यही था आज की क्लास में, दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।